क्या सरकारें स्ट्रेटेजिकली आरटीआई को खत्म करने की कोशिशें कर रही है? खुद सुप्रीम कोर्ट इस ओर इशारा कर रहा है। लोकतंत्र का राजा कौन? लोग। इसलिए लोग चुनते हैं प्रतिनिधि जो बनाते हैं कानून जिनसे चलता है देश। कई संस्थानें काम करती हैं, कई मंत्रालय काम करते हैं, लेकिन ये सब हैं तो लोगों के मातहत ही। अगर लोगों के मातहत हैं तो लोगों को पूरा अधिकार है कि उनसे कुछ छिपाया न जाए। जो हो रहा है, जो किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, मंत्रालयों के जरिए, संस्थानों के जानिब से, सब में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो एक कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब लोगों के पास सूचना का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में नागरिकों द्वारा सरकारी विभागों से जानकारी मांगने वाली 23,000 अपीलें लंबित हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 8 पद खाली हैं। कई राज्यों में सूचना आयोग 2020 से ही निष्क्रिय हो गया है और कुछ ने आरटीआई एक्ट के तहत पिटीशन स्वीकार करना ही बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति में केंद्र और राज्य द्वारा की गई लंबी देरी की आलोचना की और पूछा कि अगर कानून के लिए काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो देश में पारदर्शिता वाली संस्था बनाने का क्या फायदा। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात आरटीआई की और उन कोशिशों की जो सरकार कर रही है आरटीआई को कमजोर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 2005 मनमोहन सिंह सरकार ने ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट पास किया। इस कानून का लागू होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इस कानून के बनने के पीछे का सफर न केवल लंबा था बल्कि संघर्षों से भरा हुआ भी था। 1980 के दशक की बात है। भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। सरकारी फाइलों और फैसलों में पारदर्शिता नाम की कोई चीज थी नहीं। आम जनता के पास ये जानने का कोई अधिकार नहीं था कि उनके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है और क्यों हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस अंधेरे समय में राजस्थान के एक छोटे से गांव देवडुंगरी से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। गांव में रहने वाले गरीब मजदूरों को उनके काम की मजदूरी नहीं मिल रही थी। यह आरोप लगाया गया कि सरकारी अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मजदूरों के पैसे हड़प लिए। गांव के मजदूरों ने जब इसके बारे में सवाल किया तो उन्हें धमकी दी गई। यहीं से एमकेएसएस यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन्म लिया। इस संगठन की अगुवाई कर रहे थे अरुण रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह। इन लोगों ने तय किया कि वे सरकार से हिसाब मांगेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 1990 के दशक में एमकेएसएस ने सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह अधिकार होना चाहिए कि वो सरकारी योजनाओं, खर्च और कामकाज के बारे में जानकारी मांग सके। इस आंदोलन का केंद्र बना राजस्थान। एमकेएसएस ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि पारदर्शिता और जवाबदेही उनकी बुनियादी जरूरत है। हमारा पैसा हमारा हिसाब का नारा दिया गया। लोगों ने पंचायतों और सरकारी कार्यालयों के बाहर धरने देना शुरू किया। खुले में जन सुनवाइयों का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों से सवाल पूछे गए और भ्रष्टाचार उजागर किया गया। इन जन सुनवाइयों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। आंदोलन बढ़ता गया और एमकेएसएस की आवाज देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गई। राजस्थान के बाद यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा। 1996 में सूचना का अधिकार एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। एनसीपीआरआई यानी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे संगठनों ने इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे। साथ में कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकील भी इस लड़ाई में सहयोग दे रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद साल 1997 में तमिलनाडु आरटीआई लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसे बाद में साल 2001 में राजस्थान कांग्रेस सरकार ने भी लागू किया और वादा किया कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वो इसे पूरे देश में लागू कर देंगे। साल 2004 में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई तो उसने इसे अपनी प्रायोरिटी में रखा। जैसा कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया था, एक साल बाद जून 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे संसद में पेश किया और अक्टूबर 2005 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। आरटीआई के लागू होने के बाद भारत के नागरिकों के लिए सरकारी विभागों से जानकारी मांगना आसान हो गया था। लाखों लोग इसका इस्तेमाल पेंशन, राशन और सरकारी योजनाओं को जानने में करने लगे और मुख्यतः इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार उजागर करने में किया जाने लगा। आरटीआई का यह इस्तेमाल सरकार के गले का कांटा बन गया। यही कारण है कि वर्तमान सरकार आरटीआई एक्ट की शक्ति को धीरे धीरे निष्क्रिय और सीमित कर रही है।
आरटीआई एक्ट, जिसे सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय से लागू किया गया था, अब सरकार के कई हमलों के कारण कमजोर हो गया, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। आरटीआई एक्ट भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाता था और उनके सूचना प्राप्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता था, लेकिन अब ये शक्ति धीरे धीरे उनसे छीन ली जा रही है। ये सब कैसे किया जा रहा है, समझिए। देखिए, पिछले कुछ सालों में सूचना आयोगों के तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कारण है लंबे समय से पड़ी शिकायतों और अपीलों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही। लेकिन बावजूद इसके कई एसआईसी यानी राज्य सूचना आयोग ठंडे पड़ चुके हैं, और वहीं सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ठंडे पड़ चुके राज्य सूचना आयोगों और केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर स्थिति को बेहतर जानने समझने के लिए एसएनएस यानी सतर्क नागरिक संगठन की ये रिपोर्ट देखिए। एसएनएस ने देश भर में 29 राज्य सूचना आयोगों पर रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 राज्य सूचना आयोगों में से 7 आयोग 2024 तक अलग अलग समय पर लगभग बंद रहे, जिनमें झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। झारखंड सूचना आयोग साल 2020 से ही बंद है, जिसे लगभग 4 साल हो गए हैं, जो किसी अन्य राज्य सूचना आयोग की तुलना में सबसे लंबा समय है। इसके अतिरिक्त 5 आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं की गई और 8 आयोग कम क्षमता के साथ काम कर रहे थे, जिनमें सूचना आयुक्तों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। कानून के अनुसार प्रत्येक आयोग में 10 आयुक्त और 1 मुख्य आयुक्त होना चाहिए। फिर भी कई राज्य और यहां तक कि केंद्रीय सूचना आयोग भी कम क्षमता के साथ काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 तक केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त को जोड़कर सिर्फ 3 आयुक्त काम कर रहे। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सूचना आयोगों में आयुक्तों की कमी और काम करने के तरीके के कारण लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में 2.18 लाख मामले अटके हुए थे, जिनकी संख्या साल 2024 में बढ़कर 4,05,000 हो गई। यह दिखाता है कि पिछले 5 सालों में लटके हुए मामलों की संख्या में लगभग 80% की बढ़ोतरी हुई। अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो यहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। आरटीआई एक्ट के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग अंतिम अपीलीय निकाय है। इसके बावजूद खुद केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग में 23,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सूचना आयोगों का मुख्य उद्देश्य है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, लेकिन जब सूचना आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं होगी तो ये काम करेगा कौन? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शायद यही कारण है कि 33% सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्टों को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। आरटीआई को कमजोर करने की शुरुआत हुई साल 2019 से, जब आरटीआई संशोधन अधिनियम पारित किया गया। सवाल, आरटीआई को कमजोर क्यों किया गया और कैसे किया गया? दरअसल 2019 के आरटीआई संशोधन अधिनियम से पहले सूचना आयोग द्वारा कुछ आदेश जारी किए गए थे, जो मोदी सरकार के लिए थोड़े असुविधाजनक थे। आपको 2 उदाहरण से समझाता हूं। पहला उदाहरण, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी डिग्री को लेकर बहुत बवाल मचा, जिसके बाद साल 2016 में एक आरटीआई डाली गई, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की डिग्री डिटेल्स मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिटेल्स देने से मना कर दिया। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वो 1978 में बीए कोर्स पास करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, जब पीएम मोदी ने यह परीक्षा दी थी। इसके बाद भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिटेल्स देने से इंकार किया तो मामला कोर्ट जा पहुंचा। दूसरा उदाहरण, एक आरटीआई के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डाटा मांगा गया था, जिसके बाद आरटीआई के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश दिया कि वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में एनपीए के संबंध में जानकारी दे और साथ में बड़े कर्जदारों के विवरण भी दे। आरबीआई ने यह जानकारी गोपनीय होने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया कि भैया ये जानकारी नहीं दे सकते। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने 2015 में आरबीआई को निर्देश किया कि वह मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बावजूद आरबीआई ने यह जानकारी नहीं दी। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को एक बार फिर से दोहराया, एनपीए और कर्जदारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये मामले सरकार के लिए असुविधाजनक थे और ऐसे मामलों ने ही सरकार को 2019 में आरटीआई में अमेंडमेंट्स करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ही साल 2019 में सरकार ने आरटीआई एक्ट संशोधन कर दिया। यह संशोधन बिना किसी उचित परामर्श के जल्दबाजी में पास किया गया था। इस संशोधन ने आरटीआई की रीढ़ को तोड़ दिया, खासकर इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता को निशाना बनाकर।
इस संशोधन में सूचना आयुक्तों के दर्जे, वेतन और स्वायत्तता से संबंधित प्रावधानों को छेड़ा गया, जो केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर लागू होते हैं। पहले आरटीआई एक्ट 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्षों का तय था, लेकिन संशोधन के बाद निश्चित कार्यकाल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। किस आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, इसका जिम्मा सरकार को दे दिया गया। ऐसा ही बदलाव वेतन और भत्ते में भी किया गया। पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और सूचना आयुक्तों का वेतन इलेक्शन कमिश्नर के बराबर था। इस नियम को भी हटा दिया गया और अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को कितना वेतन मिलेगा, इसका जिम्मा भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब सरकार अपनी सुविधा अनुसार चुनाव आयुक्तों को मनमाने तरीके से हटा सकती है, उनके वेतन में वृद्धि या कमी कर सकती है और अपने मनमर्जी के व्यक्ति को पद पर बिठाए रख सकती है। इससे यह साफ दिखता है कि कोई भी चुनाव आयुक्त लंबे समय तक आयुक्त बने रहने के लिए और अच्छा वेतन पाने के लिए सरकार के मन मुताबिक ही काम करेगा। मतलब संस्थान लोगों का, लेकिन कंट्रोल सरकार का। चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। सरकार ने संशोधन के पीछे तर्क दिया कि भारत के चुनाव आयोग और सूचना आयोगों द्वारा किए जा रहे कार्य पूरी तरह से अलग है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरी ओर सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, इसलिए चुनाव आयोग और सूचना आयोग दर्जे अलग होने चाहिए। इस पर पूर्व सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन आजाद और प्रोफेसर मदाभूषणम श्रीधर आचार्युलु ने तर्क किया कि चुनाव आयोग और सूचना आयोग में बहुत अधिक अंतर है नहीं। साथ ही ये भी कहा कि यह संशोधन आरटीआई एक्ट को खत्म कर सकता है, जो आगे जाकर हुआ भी। इस संशोधन ने आरटीआई एक्ट के हाथ और पैर दोनों बांध दिए। अब इसके जरिए ना तो सरकार पर कोई उंगली उठा सकता है और ना ही सरकार के करीब जा सकता है, बस देख सकता है। लेकिन सरकार को यह भी मंजूर न था। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए इसे आगे और भी कमजोर किया गया। साल 2023 में जब डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, तो यह सवाल खड़ा हो गया कि दो अधिकार, सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आरटीआई का मतलब है कि जनता सरकार से जानकारी मांग सकती है ताकि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। निजता का अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी उसकी अनुमति के बिना साझा ना हो। ये दोनों अधिकार संविधान में दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने डीपीडीपी एक्ट के सेक्शन 44(3) के तहत आरटीआई एक्ट के एक सेक्शन 8(1)(j) को बदल दिया। पहले यह प्रावधान कहता था कि व्यक्तिगत जानकारी को तभी छिपाया जाएगा जब वह किसी सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी ना हो। लेकिन अगर कोई जानकारी सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है तो इसे उजागर किया जा सकता है। लेकिन अब नए संशोधन में यह तय कर दिया गया है कि किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक हित की विचारधारा को पूरी तरह हटा दिया गया है। आरटीआई एक्ट का मकसद था कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह बने, लेकिन अब डीपीडीपी एक्ट ने यह नियम जोड़कर सरकारी अधिकारियों की निजी जानकारी को छिपाने की छूट दे दी है। इससे अब पारदर्शिता खत्म हो गई है और सरकार का कामकाज जनता से छिपा रहेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी अधिकारी ने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है तो अब आरटीआई के जरिए वो जानकारी लेना मुश्किल है। शायद इसीलिए डीपीडीपी एक्ट भी बिना ज्यादा चर्चा के आरटीआई संशोधन एक्ट की तरह पास कर दिया गया था। ईटी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब आरटीआई से जुड़े कार्यकर्ताओं और नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस एक्ट को इस तरह पास न किया जाए क्योंकि यह आरटीआई एक्ट को कमजोर कर सकता है। लेकिन सरकार ने इन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया और एक्ट को जल्दी से लागू कर दिया। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीपीडीपी की आड़ में आरटीआई एक्ट में एक और बदलाव किया गया कि अगर कोई नागरिक आरटीआई डालते समय अपने बारे में सरकार को गलत जानकारी देता है, भले ही वो गलती से हो, तो नागरिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार नागरिकों से पूरी ईमानदारी की उम्मीद करती है और उनसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की मांग करती है, जबकि खुद को इस जिम्मेदारी से बाहर रखती है। इस विश्लेषण से साफ है कि केंद्र सरकार ने समय समय पर आरटीआई एक्ट की शक्ति को कम किया है। केंद्र के ये कदम लोकतंत्र की बुनियादी संरचना, जवाबदेही और पारदर्शिता के खिलाफ है। नागरिकों का सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहचाना गया है। फिर भी केंद्र ने इस अधिकार की रक्षा करने वाले एकमात्र कानून को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर सरकारें नागरिकों से जानकारियां क्यों छुपाना चाहती हैं?
आपको क्या लगता है? अपना कमेंट, अपना सजेशन, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।